Okay, first of all, I'd like to introduce myself. मेरा नाम सना परवेज है, and I have also done law. I've done law from Punjab University. I was in that entrance. I was ranked 7, and उसके बाद subsequently I practiced also a little bit, and now I have been teaching for a while now. So that is my short introduction, and currently I'm speaking from Chandigarh. So we are going to keep this because again short batches and we are going to keep this light. इसमें एक तो बात है करंट अफेयर्स का अब थोड़ा सा एक तो करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा आएगा वन, एंड सेकंड करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है. करंट अफेयर्स अगर आपने देखा होगा जिस तरह के टॉपिक्स चूज किए जा रहे हैं, आपका लीगल में भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं एसेंशियली, जो आपके पैसेजेस वगैरह आप दिखाई दे रहे हैं, आपका लीगल में भी करंट अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं, और आपका जनरल नॉलेज में तो करंट अफेयर्स है ही है. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक for 5 minutes before starting the lecture we are going to discuss everything about everything else also, but before starting the lecture let's just see we have hardly, मतलब अगर आपको प्रेप टाइम और ये सब काट के चलना है, वी हार्डली गॉट अ मंथ लेफ्ट, राइट? तो उसमें आप क्या करेंगे? आप उसमें आपको हैव यू गॉन थ्रू द मंथली दिस थिंग, द करंट अफेयर्स की मंथली पढ़ रहे हो आप? Ma'am, not yet. I started reading for September. I borrowed an edition from my school library. So yeah, I was going through that recently. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, ये जो टिडबिट्स वगैरह वाले होते हैं, मंथली कंपटीशन एंड फोकस इज गुड, टिडबिट्स आई लाइक, ये सब आप मंथली पढ़ना शुरू कर दो, एंड नथिंग एल्स इज गोइंग टू, you know what, you think that GK is everything under the sun. It is not. It is not everything under the sun. A lot of people tell me बहुत unpredictable है, इसके लिए तो हमें पता नहीं क्या क्या जानना पड़ता. कुछ नहीं जानना पड़ता, सारा कुछ है पिछले 6 महीनों के न्यूज पेपर्स में से, और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया. सो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. आज का हम अपना थोड़ा सा लेक्चर फोकस्ड रखेंगे लॉ एंड जीके पे, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ बोला है उस पे फोकस्ड, या फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर इज एसेंशियली गोइंग टू बी दैट, एंड सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर इज एसेंशियली गोइंग टू बी व्हाट एल्स हैज हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड इन करंट अफेयर्स. आपका जितना भी स्टैटिक आएगा वो आपका जीके से आएगा, आप आपका करंट अफेयर्स आएगा. जितना स्टैटिक क्वेश्चंस भी आएंगे ना, वो भी आपके करंट में से ही निकले हुए स्टैटिक आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे. और अगर आप जीके इस टाइम पे कर लेते हो, दिस इज व्हाट लाइक आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. आज हम थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं. आज हम या लेट्स डिस्कस दिस थिंग. हम थोड़े बहुत लीगल के डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू डू जनरल करंट अफेयर्स. ओके, तो लीगल के यू वुड नो. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू, इवन इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे एंड ऑल, स्टॉप डूइंग दैट. अभी न्यूज़पेपर्स पढ़ने का टाइम नहीं है. आई एम नॉट इवन गोइंग टू आस्क यू हाउ मच न्यूज़पेपर्स एंड ऑल डू यू रीड एंड ऑल. हैव यू बीन रीडिंग, हैड यू बीन रीडिंग, it doesn't matter. It is not the time to read newspapers. Read the monthly, the जो compiled sections वगैरह होते हैं, do read that. एंड उसमें से भी आप पॉलिटिक्स वगैरह नहीं देखोगे. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज हमारा फर्स्ट इज समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट आई विल टेल यू व्हाई. ठीक है, पॉलिटिक्स, क्राइम, ये सब हम नहीं पढ़ते हैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. I am going to tell you some other time how to read a newspaper, but for this till December you're not reading newspapers. ठीक है? Okay. So first of all, as you might be knowing, कि उद्धव ठाकरे was the ex CM of महाराष्ट्र. तो उनकी पार्टी में there was a person, there is a person named एकनाथ शिंदे. उन्होंने 22 MLAs को, जैसे पार्टी तोड़ना जिसको कहते हैं ना, इसको अगर आपने सुना होगा, आपने एनसीईआरटी के बुक्स में भी पढ़ा होगा, एंटी डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या होता है? अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाना.
तो बेसिकली अब क्या होता है कि अगर अगर किसी पॉलिटिशियंस को, सी पॉलिटिशियंस आर लाइक दिस ओनली, पॉलिटिशियंस को एक जगह फायदा हो रहा है तो दूसरी जगह फायदा हो रहा है, दूसरी जगह चले जाएगा, दे हैव नथिंग टू डू विद द आइडियोलॉजीज, बट द पीपल हु आर वोटिंग फॉर देम आर वोटिंग फॉर देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी ना। अभी आपने अपने आप हम्म, को एज अ बीजेपी पर्सन सेल किया तो लोग इसलिए आपको वोट कर रहे हैं, तो इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज ए विश्वासघात विद या पीपल। अगर आप अपनी पार्टी चेंज कर रहे हो तो आपने विश्वासघात किया, राइट? सो बेसिकली उसके लिए इन 1985 में एक 10th शेड्यूल आया था, 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल्स याद होने चाहिए, फर्स्ट टू 12 सारे। दिस इज द 10th schedule. I'll tell you there's a trick to do all the schedules also, but I'll tell you some other time. So yeah, 10th schedule is anti-defection. Evil of political defection को combat करने के लिए बनाया गया था। तो उसमें ये बोला था कि अगर कोई बंदा पार्टी चेंज कर रहा है तो एक तो वो निकाल दिया जाएगा, उसकी जो मेंबरशिप होगी पार्लियामेंट की, ये सिर्फ स्टेट पे लगता है, स्टेट के इलेक्शंस पे। आपको पता है ना, हर लेवल पे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, म्यूनिसिपैलिटी के, नगर पंचायत के, और स्टेट इलेक्शंस एंड नेशनल इलेक्शंस जो पार्लियामेंट के बेसिकली होते हैं। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है केवल पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे। तो अगर इसमें से किसी ने डिफेक्ट किया, अगर इसमें से कोई भी अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में भर्ती हुआ, जब वो ऑलरेडी उसे सीट मिल चुकी है, जब वो ऑलरेडी मेंबर है, तो वो निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर कोई नीचे का लोकल पॉलिटिशियन कर रहे तो कर ले, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ते, कितने हम देख लेंगे, है ना। सो दिस वाज द लॉ। नाउ व्हाट हैपेंड, इस लॉ का एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर 2/3 ऑफ द पीपल, ठीक है, इफ 2/3 ऑफ द पीपल से दैट दे वांट टू, if 2/3 of the people say that they want to, उनको दूसरी पार्टी में भर्ती होना है, तो मतलब रह गई 1/3 पार्टी, मतलब देयर इज अ मेजर आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, तो फिर इट्स नॉट अबाउट द मनी, देन इट इज अबाउट आइडियोलॉजी, तो हम ये चीज अलाउ कर देंगे। तो बट इसकी चलते देखकर अब क्या होने लगा, पिछले 1-2 साल में स्पेशली ये चीज ट्रेंड में आई है कि मास रेजिग्नेशंस होने लगे। एक ऑपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस कर लेती है दूसरी पार्टी को कि आप इतने लोग ले आओ हमारी पार्टी में, मास रेजिग्नेशन कर लो, पूरी सरकार पलट जाएगी। एंड दिस हैज हैपेंड इन मेनी स्टेट्स। सो महाराष्ट्र में भी द सेम थिंग हैपेंड। आपको इसमें जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है, 10th शेड्यूल 1985, कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके ऊपर लागू होता है ये। एंड एकनाथ शिंदे ने, दिस वाज बेसिकली व्हाट ही डिड, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, इस चीज को, की कंप्लेंट जो होती है वो सीधा कोर्ट्स में नहीं होती है। ये देयर वाज अ केस कि होटो होलोहान, इसमें बताया गया था इस चीज की, अगर अगर एक उद्धव ठाकरे वाज द हेड ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना, ठीक है, अब उसे कंप्लेंट करनी है, वो किससे करेगा? वो सीधा कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा सबसे पहले अपने, आपने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा होगा अपने लीगल क्लासेस में, स्टेट लेजिस्लेचर, वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर के पास जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर होता है ना एक, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी होता है, राइट? अच्छा, पार्लियामेंट का अभी स्पीकर कौन है? He is the speaker of the parliament. एंड अभी महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर का इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कंप्लेंट किया, बट वो कंप्लेंट स्पीकर को ही कर सकता है। अब स्पीकर कौन था? स्पीकर तो वाज द पर्सन हु वाज ऑन द अदर पार्टी साइड,
तो उसको ठीक नहीं लगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गया। कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन में, इसमें आपको और कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने फॉरवर्ड कर दिया। इलेक्शन कमीशन होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमीशन होता है जो इंश्योर करता है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर एक बॉडी बनाई हुई है, वो बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो बॉडी इंश्योर करती है कि जितने भी स्टेट और कंट्री के इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो सेंटर पे और स्टेट में हाईएस्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो, वो तरीके से हो, और उसमें कोई फेयरली हो, और उसमें कोई वायलेशंस ना हो। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बोला है कि शिवसेना का ना तो कोई सिंबल यूज करेगा और ना नाम यूज करेगा, अभी फ्रीज कर दिया। दिस इज द लेटेस्ट जो स्टेटस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो सितंबर में जो भी है। ओके, सो ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। दिस वाज इम्पोर्टेंट, अगेन इट वाज पॉलिटिकल बट इट वाज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि इट हैज अ लॉट ऑफ लॉ रिलेटेड टू इट, तो क्लैट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, अभी एक जजमेंट आई है, मनोज परिहार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये बस थोड़ी बहुत बातें हैं, ये आपकी पैसेजेस में आ सकती हैं, और इतना कुछ पढ़ने वाले नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, तो सुनते जाओ। तो लॉ कौन बनाते हैं? अच्छा, तीन बॉडीज होती हैं, हु इज द लॉ मेकर, हु इज द लॉ इंटरप्रेटर, हु इज द लॉ एग्जीक्यूटर। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जो आपकी पार्लियामेंट होती है ना, वो आपका लेजिस्लेचर होता है एसेंशियली। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस चीज को अप्लाई करता है, और जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं होता। जुडिशरी का काम होता है सिर्फ उसको देखे कि ये लॉ बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, या किसी ने लॉ लॉ के बाउंड्रीज में ही कुछ काम किया है नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट कभी लॉ बनाता नहीं, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ना काफी बारी डिक्लेयर करता है कि ये लॉ इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मनोज परिहार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही बोला है कि जो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अरे इस लॉ का तो ये मतलब था, अरे जैसे कोई टैक्सेशन से रिलेटेड लॉ है, ठीक है, तो अरे इसमें 5% लगाना, तो 5% पूरे पे लगाना था, ये मतलब था, ठीक है। तो वो चीज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, उस दिन से लागू होगी, पीछे से नहीं लागू होगी। हम पीछे कभी लाइफ में जितने भी 5% टैक्स दिए होंगे लोगों ने, सबको चेंज नहीं किया जाएगा, वो आज से स्टार्ट होगा। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड इन दिस केस। ओके, मनोज परिवार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये वही होता है, आपको कहीं से भी आपको फिर आउट ऑफ द ब्लू लगते हैं, ये चीजें यहीं से आती हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई देयर वाज अ पर्सन जो फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आपको पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंडर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कॉम्पनसेशन मिलती है बाय इंश्योरेंस कंपनी या बाय अ पर्सन जिससे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बस यही बोला कि एडवोकेट को फिजिकली फिट होना चाहिए, और अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है तो वो काफी ज्यादा कॉम्पनसेशन डिजर्व करता है। दैट्स इट, इसमें कुछ देयर इज नथिंग मोर टू इट। अगेन इस केस में employee can't claim equal
पे ड्यू टू मेयर सिमिलैरिटी ऑफ डेजिग्नेशन और सिमिलैरिटी ऑफ क्वांटम ऑफ वर्क. ये सारी चीजें सी आई टोल्ड यू फर्स्ट हाफ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन लीगल करंट अफेयर्स. ओके, सो दिस इज दैट जहां से आपके पैसेजेस आएंगे. So this is essentially a state of Madhya Pradesh versus सीमा शर्मा. तो इसमें अगर आपने आर्टिकल 14 थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपने आर्टिकल 14 इक्वालिटी का, you know Yes, like the ma'am. basics of it, right? है ना? Yes, ma'am. तो Yes. उसमें आपने बेसिक चीज पढ़ी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए. दो लोग सेम पोजीशन पे हैं तो उनको सिमिलर ट्रीट करोगे. इस राइट टू इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि दो लोग जो अलग पोजीशंस इन लाइफ पे हैं उनको आप इक्वल ट्रीट करोगे. उसका ये मतलब है दो लोग जो सेम पोजीशंस इन लाइफ सेम चीज कर रहे हैं उसको उनको आप सेम ट्रीट करोगे. पर यहाँ पर किसी ने बोला कि just because you're the manager and somebody else is also the manager in an institute does not mean कि they deserve equal pay. हो सकता है वो काम ज्यादा कर रहा हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो. तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब ये है कि अगर उसे भी उतनी रिस्पॉन्सिब डेजिग्नेशन जो भी हो, आप सीनियर मैनेजर हो, आप मैनेजर हो, डजंट मैटर, आपके ऊपर अगर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तब भी आप काम कम तब भी आपको पैसे कम मिल रहे हैं उस काम के, then that's a problem, then that's the violation of article 14, right of equality. All right, okay. We'll proceed. Okay, this is again something that was something slightly related to what do you call this, politics only, but then Politics. again it, हाँ, but then again it becomes important because इससे related थोड़े काफी current affairs arose. So as you know that Nupur Sharma was a BJP spokesperson who had made certain so to say derogatory statement regarding one religion. तो उनके ऊपर she was alleged to have committed like causing promoting enmity and hatred between religions and all that. तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेड कि she shouldn't have said anything, मतलब she should say sorry. So Maldives is a small island country and it is a Muslim dominated country. So of course there was a lot of like hue and cry in the other Gulf countries as well, were not very happy with this statement, and since some videos got viral and everything, मॉलडीव्स कैटेगोरिकली उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया. मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली. तो इसमें से थोड़ी बहुत ये चीजें पूछी जा सकती हैं. माले इज द कैपिटल ऑफ दिस, माले इज द कैपिटल तो ऑफ मॉलडीव्स. तो इसमें डिस्कस किया हुआ था कि हमने 2014 में we helped them with drinking water crisis, India came to rescue. फिर 2020 में हमने फाइनेंशियल मटेरियल लॉजिस्टिकल सपोर्ट कोविड के टाइम पे दिया था इनको, एंड हमने फिर काफी सारे मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स वगैरह भी दिए थे. उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन संजीवनी. अगेन दिस इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ करंट, काइंड ऑफ वो मॉलडीव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इट वाज इन न्यूज़. फिर हमारा अभी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है. इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट एसेंशियली. ओके, इसमें और कुछ नहीं है. इसमें अगर आपको पता होगा कि यूजुअली जितनी भी पनिशमेंट्स होते हैं, अच्छा जब हम आईपीसी में पनिशमेंट्स देते हैं तो आपको पता है आईपीसी में पनिशमेंट्स आर वेरी दे रन वन आफ्टर द अदर. अगर मैंने ABCD है और चलो X है बंदा, अगर मैं जज हूँ, अगर मैंने X को कन्विक्ट किया, वो चोरी कर रहा था और चोरी करते करते जब वो भाग रहा था घर से तो उसने किसी को शूट कर दिया, तो
अगर मैंने उसको किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए या ग्रीवियस हर्ट किसी भी टाइप की चोट पहुंचाने के लिए मैंने अगर उसे कन्विक्ट करना है, और थेफ्ट के लिए कन्विक्ट करना है, थेफ्ट के लिए मैंने 2 साल के लिए सजा सुनाई, और चोट पहुंचाने के लिए मैंने 3 साल की सजा सुनाई, तो यूजुअली क्या होता है, एक के बाद एक लगती है वो सजा। पहले 2 साल चलेंगे, फिर 3 साल चलेंगे, या पहले 3 साल चलेंगे, फिर 2 साल चलेंगे। ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट चाहे तो उसको साथ साथ भी चला सकती है, कि ये 2 साल चल रहे हैं, साथ साथ में 3 साल चलते जाए, तो आपकी पूरी सजा 3 साल में खत्म हो जाएगी। डिफॉल्ट ये होता है कि एक के बाद एक चलती है, दैट इज इट। ओके। Ma'am, so by default manner, you mean a 5-year jail, right? हाँ, बाय डिफॉल्ट 5 ईयर होगी, एक के बाद एक होगी, उसको कंसेक्यूटिवली बोलते हैं। Right. तो वैसे बाय डिफॉल्ट कंसेक्यूटिवली होगी, बट अदरवाइज ऐसे चलेगी, Consecutive. बट अदरवाइज अगर कैटेगोरिकली बोला है, हाँ, तो कॉन्करेंटली चलेगी। Right. Okay. ठीक है। यहाँ पे भी okay. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कैंसिलेशन ऑफ बेल कैन नॉट बी लिमिटेड टू अकरेंस ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस। दिस केस इज दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो आपको पता है व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, अच्छा 2 सेकंड, वो सब छोड़ो, एक बंदे ने उसी बंदे ने जो पीछे जिसको सजा मिली थी चोरी और हर्ट की, इस बंदे ने चोरी की, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या होगा, इसको सबसे पहले पुलिस आके पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, अगर उसे लगेगा ये तो भागने वाला है, पुलिस अरेस्ट करेगी। उसके बाद उसके बाद पुलिस जेल में भी रख सकती है उसे, या जितना भी टाइम इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, किसको क्या लगे, आपको पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम जाता है। उसके बाद केस कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद इस बंदे का ट्रायल होगा। जब ट्रायल होगा उसके बाद सजा सुनाई जाएगी, और उसके बाद उसे पनिशमेंट होगी, जो भी 5 साल 3 साल वाली। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन तो 1-2 साल भी चल सकती है, और ये ट्रायल तो 1-2-3-4 साल भी चल सकता है। कोर्ट्स में केसेस कम थोड़ी हैं। तो ये बंदा तब तक क्या करेगा, जब से अरेस्ट किया तब से जेल में ही बैठा रहेगा, इसके पास और कोई काम नहीं है। he also has to work, he also maybe has to provide for his family। अब ये प्रूव तो नहीं हुआ है कि ये गिल्टी है, तो इसके लिए हम इसको बेल पे छोड़ देते हैं। अगर ये इतना डेंजरस नहीं है और हमें नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही नुकसान करेगा, इस बंदे को हम बेल पे छोड़ देंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बेल पे छोड़ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली ये बोला है कि बेल पे आप तब भी छोड़ सकते हो जब कोई चेंजेस आ गए, जैसे अगर किसी इस बंदे को लग रहा था, पहले लग रहा था कि नहीं नहीं बेल पे नहीं छोड़ सकते, हम जेल में ही रखेंगे इसको, ठीक है। पर बाद में कोई सर्कमस्टांस आ गया, बाद में मे बी somebody was earning in his family and he passed away and now he is the only person who has to earn for his family। तो उसको सुपरवीनिंग सर्कमस्टांस कहते हैं, जो कोई बीच में आ गया सर्कमस्टांस, उस पे तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, पहले कोर्ट ने जस्टिस नहीं किया है, सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जितना भी पैसा बाहर से आ रहा है, if I am earning, say if I am working from home and if I am earning for an American company, वो वाला पैसा नहीं मैं काउंट कर रही हूँ, पर कौन सा पैसा काउंट कर रही हूँ, जो चैरिटी से आ रहा है, एनजीओस को आ रहा है, या फिर जो कोई सर्टेन पर्सन इज अर्निंग और वो अपने रिलेटिव्स को भेज रहा है, अपने घर भेज रहा है, ठीक है। तो उस पैसे की वैल्यू ना अभी तक 1 लाख थी, ठीक है। 1 लाख इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर 1 ईयर। एक साल में आप 1 लाख रुपया तक ही भारत में भेज सकते थे। एनीबडी हु इज वर्किंग आउटसाइड और एनी कंपनी दैट इज वर्किंग, मतलब एनी कंपनी दैट इज वर्किंग आउटसाइड एंड वांट्स टू गिव इट टू एनजीओस, वो सिर्फ 1 लाख रुपया तक भेज सकते थे। तो दैट्स अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। अब हमारा क्या हुआ, अब हमारे ना पिछले कुछ टाइम में, वैसे अभी भी हमारे फोरेक्स जो है, फोरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो हर कंट्री के पास कुछ फोरेक्स अमाउंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, कि मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी एसेंशियली। तो हमारे पास थोड़े सालों से अच्छी खासी थी, पर अभी हमारे पास कुछ महीनों से 5-6-7 महीने हो गया,
हमारे को डिक्लाइन देखने को मिला है. इट इज नॉट डेफिसिट, कम नहीं हो रही है, मतलब बहुत कम नहीं है बाकी, स्पेशली बाकी जितनी अदर कंट्रीज की हो रही है, बट इट इज गोइंग लो एंड द गवर्नमेंट हैज टू टेक मेजर्स कुछ. तो गवर्नमेंट ने 2 मेजर्स लिए उसके लिए. पहला मेजर ये है कि जो 1 लाख लिमिट थी ना, उसको बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया. नाउ अगर किसी फॉरेन एनजीओ को भारत में पैसे भेजने हैं, तो वो 10 लाख तक बिना पूछे भेज सकता है और 10 लाख से ऊपर भी भेज सकता है, पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा. फिर वो ना थोड़ा सा प्रोसीजरल हो जाता है. पर अब मतलब बिना बिना कुछ ऑल दैट तामझाम किए आप कहाँ तक भेज सकते हो? आप 10 लाख तक भेज सकते हो. दिस इज एन अमेंडमेंट. ओके. उसके बाद जो ऑफेंसेस कई इसमें ऑफेंसेस थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, इसको थोड़ा इजी बना दिया गया है. ठीक है. पहले पहले बिल्कुल ही पार्डन नहीं हो सकते थे वो चीजें, पहले से बिल्कुल माफ नहीं की जा सकते थे कई ऑफेंसेस. अब है कि चलो हाँ ठीक है, हम बात कर लेंगे. तो बेसिकली एसेंशियली व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग, कि वी वांट टू इनवाइट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज हमें अपना रिजर्व ऑफ अदर पीपल्स कंट्रीज करेंसीज, हमें अपने यहाँ डॉलर्स बढ़ाने हैं, हमें अपने यहाँ युआन्स बढ़ाने हैं, हमें अपने यहाँ और बाकी सारी करेंसीज बढ़ानी है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप व्हाट दे हैव डन इज, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, उन्होंने गोल्ड के ऊपर गोल्ड के एक्सपोर्ट पे टैक्स ज्यादा कर दिया है. दे डोंट वांट कि गोल्ड यहाँ से जाए, क्योंकि यहाँ से गोल्ड बहुत जाता है, तो गोल्ड को बाहर भेजना बहुत मुश्किल कर दिया, बिकॉज दे वांट द गोल्ड टू स्टे. ओके. अच्छा, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. फिर हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. यहाँ पे अच्छा, ये तो रूल था, ये तो रूल्स बन गए, पास हो चुके हैं, ये प्रपोज्ड है. ठीक है. तो इसके भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस का कुछ ड्रग मेडिकल डिवाइसेस कॉस्मेटिक बिल एक्ट है 2022 का. ये एक्ट नहीं, बिल है जो पास होके एक्ट बन जाएगा. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली आपको पहले मेडिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन नहीं दी हुई थी, तो किसी भी चीज को मेडिकल डिवाइसेस कहा जाता है, समझ ही नहीं आता था लोगों को कि ये मेडिकल डिवाइस में कंसिडर होगा नहीं होगा, किस पे टैक्स लगेगा किस पे टैक्स नहीं लगेगा. तो अब बता दिया है कि जो भी डायग्नोसिस करने के आपके पैराफिनेलिया होता है, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, वो उनके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई इम्प्लांट डिवाइसेस जो उसको असिस्ट करती हैं, कोई लाइफ सपोर्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीजें अंडर अ मेन अम्ब्रेला ऑफ मेडिकल डिवाइसेस काउंट होंगी. ठीक है. उसके बाद थोड़े टेस्टिंग सेंटर्स इन्होंने लेबोरेटरीज वगैरह बनाई हैं अंडर दिस बिल प्रपोज किए. फिर फिर उन्होंने लाइसेंसिंग का सिस्टम निकाला है कि इट essentially proposes compulsory permission of central licensing authority for clinical trials and clinical investigations of drugs. तो बेसिकली अगर कोई प्राइवेट कंपनी ड्रग्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, कुछ रिसर्च करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसमें बाधा नहीं बनेगी, गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करेगी. ओके. एंड फिर ई फार्मेसीज का ऑनलाइन सेलिंग ऑफ ड्रग्स जैसे होते हैं आजकल, बहुत सारी एप्स चल रही हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ मेजर्स हैं. सो दिस इज एसेंशियली व्हाट द बिल इज गोइंग टू डू. ऑलराइट. ओके. दिस इज अ फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग है. इसके ऊपर 2 एक्ट्स हैं जिसमें फ्लैग का नाम मेंशन है, एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर. तो इसमें पहले ये होता है, बेसिकली इसमें ये सब दिया हुआ है कि यू कैन नॉट रैप अ डिजीज्ड बॉडी. सिर्फ आप फ्लैग में किसकी बॉडीज रैप होती हैं? ओनली आर्मी मैन, ओनली द मैन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, yeah, martyrs, or somebody who's the head of the state, vice president, president, prime minister, some cabinet minister.
सो अभी पीछे ये भी थोड़ा कंट्रोवर्सी, मतलब दिस फैक्ट यू नीड टू नो कि उनके पीछे फार्मर्स प्रोटेस्ट्स में 2 people passed away and their body was wrapped around flags, or like I think it was like the mother and brother of that farmer wrapped his body around, like wrapped it with a tricolor, and they were kind of apprehended. तो उनको अरेस्ट कर लिया था, तो इसलिए ये चीज थोड़ा हाईलाइट हो गई. दैट इज इट. ठीक है. इसमें से वही स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, पिंगाली एंड हर घर तिरंगा जो मास कैंपेन चल. अच्छा, अगर आपको बेसिक, अगर आपको रिजर्वेशन का पता होगा, आर्टिकल नाउ जो हमारे आर्टिकल 16 में, अगर आपको पता होगा, आर्टिकल 16 है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आपको देखो, आपको आर्टिकल्स तो याद मतलब थोड़े बहुत ऐसे करने ही पड़ेंगे, देखने ही पड़ेंगे, बट बेसिक तो आपको पता है ना कहाँ क्या चीज है. Yes, This you will ma'am. cover in your law It's classes, studied right? in detail about the या fundamental. awesome. तो आर्टिकल 16 में आपका आ जाता है कि इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब इक्वल कंसिडर होंगे, बट इसमें फिर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. अगेन जो मैंने अभी आपको पहले बात बताई, ओनली इक्वल्स कैन बी कंसिडर्ड इक्वल्स, अनइक्वल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड इक्वल्स. ठीक है. तो जिन लोगों को हमारे इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. One are SC/STs. I'll start writing with whatever, but अभी के लिए. And one are OBCs. ठीक है. तो अब स्ट्रक्चर क्या है रिजर्वेशन का, कि 1-2 केसेस में पीछे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मैक्सिमम, क्योंकि जनरल कैटेगरी को भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम रिजर्वेशन होगी इन सब की मिला के टोटल वो होगी 50%. 50% को एक्सीड नहीं कर सकती. ठीक है. और पहले से SC/ST की मिलाकर, दिस इज शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी मिलाकर 22% थी, मतलब कुछ 22.5 समथिंग परसेंट, 22% लगा लो. ठीक है. तो बाकी की जो थी, अब ओबीसीज को चाहिए. ओबीसीज आर, सो SCs STs आर शेड्यूल्ड, जो लिखे गए हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो इन ऑल द अदर एस्पेक्ट्स दे आर बैकवर्ड एंड दे आर कंसिडर्ड सोशल परायास. ओबीसीज वो नहीं होते. ओबीसीज होते हैं बैकवर्ड तो होते हैं, बट सोशली नहीं होते. मे बी पोलिटिकली, फाइनेंशियली इस तरह से होते हैं, बट सोशली दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लोअर और अनटचेबल्स, इस तरह से. इसलिए अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो अब 50% तक आप दे सकते हो मैक्सिमम. 22.5 और ऑलमोस्ट 23% SC/STs के पास है. तो बचा कितना? बचा 27%, 27.5, बट 27 लगा लो. तो 27% OBCs की सीट्स होती हैं. ठीक है. OBCs के लिए रिजर्व होते हैं. अब OBCs में इतने सारे सब कैटेगरीज है ना. कई लोग अपने आप को, बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने आप को OBCs बोलते हैं, एंड दे आर वेरी एफ्लुएंट. अगेन ये पॉलिटिकल चीज आ जाती है. दे आर वेरी एफ्लुएंट कास्ट्स. they are consider, they'll take pride in, matlab they don't think that they are backward at all. They just want the benefit of reservation because it is lucrative. Misuse तो होता है and lucrative चीज तो है ये, तो they want. तो ये देखा गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में एक बहुत ही फ्यू कास्ट थी जो सारा पूरे ये 27% जो है ना, इसका बेनिफिट वही उठा रहे थे और कोई नहीं उठा रहा था. तो इसलिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया. जो आपको याद रखना है वो ये चीज है. जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया 2017 में, और जस्टिस रोहिणी कमीशन से बोला
कि हमको फर्दर सब कैटेगराइज करना चाहिए ओबीसीज को, कि इस ओबीसीज में से भी इन वाली कास्ट को सिर्फ इतना मिलेगा, इसके सब पार्ट्स करने चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है नहीं, 27% ही रहेगा और ये सारे ओबीसीज को जाएगा, इसमें फर्दर कैटेगराइजेशंस नहीं होंगी कि इसमें जाट्स को इतना जाएगा एंड इनको इतना जाएगा, उनको इतना जाएगा. So basically that. So अभी रोहिणी कमीशन is not completed their work, तो उनको अभी दोबारा से extension मिली है 31st जनवरी तक की. That is why it was in news. कि थोड़े से लोग जो हैं this was again in the थोड़ा in news था. There are 12 people. आपको बेसिक तो पता ही होगा, राज्यसभा में जो ये इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में, when people are selected 6 साल का टेन्योर होता है, 6 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, और सबका 2 साल बाद 1/3 have to take a resignation. 1/3 का टेन्योर खत्म हो जाता है, हर 2 साल बाद 1/3 का टेन्योर खत्म हो जाता है. 12 लोग ऐसे हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस में कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी फील्ड में कुछ किया होता है. तो इस बारी up to 12 people the president can select. मतलब जरूरी नहीं है कि 12 करें, but up to 12 people they can suggest. तो इस पर ही legend athlete I think I'm audible now. I think my voice was lagging a bit. Okay. PT Usha, music maestro Ilayaraja अभी आए हैं, और philanthropist and administrator of धर्मस्थल टेम्पल, famous and noted screenwriter Vijayendra Prasad. These are the people, Virendra Hegde and Vijayendra Prasad, ये राज्यसभा के members. Okay. This is nothing else. They had discussed about internet shutdowns. So there was this is actually related to the Nupur Sharma row only, but that all that is not important. What is important for you is कि internet shutdowns पे again it's a topic in vogue. तो आप देख सकते हो इंडिया इज द कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स देखे गए हैं. स्टार्टिंग से इस ईयर में 59 शटडाउन्स हो चुके हैं अभी तक के, और जो सबसे लंबा शटडाउन लगा था वो 552 डेज का लगा था, और वो कहाँ लगा था आपको पता है? जम्मू कश्मीर में. when the status of Jammu Kashmir was taken down from special status under 370 to like an ordinary state. So these are the only things that you have to remember. The number of shutdowns highest in the world. We face the most shutdowns, internet shutdowns, and the right to internet is not a fundamental right. पर अगर कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू, दैट इज योर फंडामेंटल राइट. ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट व्हेन आई से दिस? यस मैम. ठीक है, ऑलराइट, गुड. ओके, सो दिस इज आल्सो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है. सो जैसे आपको पता होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट है, एक हम ना कई चीजों के लिए जस्ट अ सेकंड, कई चीजों के लिए ट्राइब्यूनल्स होते हैं. एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जितने भी एनवायरनमेंट के मैटर्स आते हैं ना, वो स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे वो कौन देखते हैं? वो नेशनल लेवल पे एनजीटी देखते हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखते हैं. तो अब जो नीति आयोग है उसका क्या काम है? नीति आयोग का काम है केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना. हालांकि उसका काम ये भी है कि ये देखना कि एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स में वो जो भी पॉलिसीज बने, बट लेट्स जस्ट फेस इट, नीति आयोग इज रिलेटेड टू मोर इकोनॉमिक्स एंड दे केयर अ लिटिल लेसर अबाउट द एनवायरनमेंट. तो नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि 5
ग्रीन वर्डिक्ट्स मतलब एनवायरनमेंट के फेवर में वर्डिक्ट, ठीक है। सिर्फ 5 वर्डिक्ट्स जो जिसमें से 3 सुप्रीम कोर्ट के थे और 2 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के थे, उसमें गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ. सो इट इज लाइक अ स्टेटमेंट बाय द नीति आयोग saying that please don't be so hard on us. So basically क्या होता है, जुडिशरी का काम है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना, कि हमारा इकोनॉमिक भी नुकसान ना हो और हमारे एनवायरनमेंट का भी इरिवर्सिबल डैमेज ना हो. बट अपेरेंटली नीति आयोग का ये कॉन्टेस्ट है, या ये कहती है नीति आयोग कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड एनवायरनमेंट बचाने की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं. So that is what the report essentially says. And is always the prime minister, and the vice chairman is Suman Berry, and Iyer naam ka somebody is Parmeshwaram Iyer, I guess something like this, and he's the CEO. तो आपसे पूछा जाता है, आपसे मतलब CEO का पूछने का आई थिंक थोड़ा कम चांसेस होता है, आपका पूछा जाता है वाइस चेयरमैन. चेयरमैन क्योंकि सभी को पता होता है एक्स ऑफिशियल सीट है, मतलब जो भी उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन कहलाया जाएगा. What it is? This is ये भी और कुछ नहीं है, मतलब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये डिस्कस किया है कि अभी जीएसटी काउंसिल बैठा था. जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के अगर आपको पता होंगे रेट्स होते हैं 0. ये ना बेसिकली आपके आते हैं जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना, तो आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं इन टाइप के आर्टिकल से, इन टाइप के इन सब चीजों से. एंड ये भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 0, 5%, फिर 12%, फिर 18% और फिर 28%. 28% बीइंग बिल्कुल ही लग्जरी आइटम्स पे जो होता है, और 0 बीइंग कि अभी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं इन चीजों पे क्योंकि अभी ये लोगों की नेसेसिटी है, पर हो सकता है हम फ्यूचर में लगाएं इन चीजों के ऊपर टैक्स. ठीक है, तो ये 5 जीएसटी के वो होते हैं. जीएसटी अगर आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब मैं बहुत बेसिक में जा रही हूँ. जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. 5 इसके स्लैब्स हैं. जो बेसिक होता है 0, 5% बेसिक लगता है और 28% लग्जरी आइटम्स पे लगता है. तो ये चीजें हर साल चेंज होती रहती हैं, ऐसा कोई सेट इन स्टोन नहीं है. जो चीज जब भी गवर्नमेंट को लगती है, तो बेसिकली अभी जैसे उन्होंने बोला है कि जो भी नॉन ब्रांडेड पैक्ड लस्सी कर्ड इस टाइप की चीजें होंगी वो उस पर भी जीएसटी लगेगा. पहले उन पे जीएसटी नहीं लगता था बिकॉज एसेंशियल कमोडिटीज वो बिल्कुल मानी जाती नहीं, अब उन पे भी जीएसटी लगेगा पहली बार. ठीक है, बैंक की चेकबुक पे 18% लगेगा. एटलस वगैरह जो भी मैप्स एटलस ग्लोब्स हैं उन पे 12% लग जाएगा. ये बात बोलिए रिवाइज रेट्स में थोड़े इन सब चीज़ों के रेट्स रिवाइज किए. एलईडी लैंप्स, फिक्सचर्स, ये सब ड्राइंग मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनको 18% में कर दिए. आई थिंक दैट इज इट. और इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए, दैट इज इट. मेडिकल जो आइटम्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल आइटम्स वगैरह, उनको 5% कम कर दिए. दैट इज इट. तो आपको जब भी इस तरह का कोई आपको पैसेज आता है तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है जीएसटी आपको पता है, वो सब पता है. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ये इस तरह के अगर आपको ये पैसेज आएगा ना, क्योंकि ये था न्यूज में, अगर आपको ये पैसेज आएगा तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी किस तरह का टैक्स है. आपको पता होगा अगर 2 तरह के टैक्स होते हैं हमारे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. आपने निधि और डूइंग इकोनॉमिक्स, आई थिंक यू अदर, It's an indirect tax, yeah. हाँ. तो थोड़ा जैसे you the other people of you, like the others also might know, income tax is a direct tax.
दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि ये मैं नहीं दूंगी, अपनी इनकम पे नहीं दूंगी, या ये मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दूंगी, ये मैं उस इंसान को दूंगी जिससे मैं चीज खरीद रही हूँ। मैं अगर चॉकलेट खरीदने जाती हूँ, आई विल पे टू द शॉपकीपर। मैं और कुछ खरीदने जाती हूँ, गाड़ी खरीदने जाती हूँ, आई विल पे टू द शोरूम दैट हुएवर पर्सन, राइट। पहली बात। दूसरी बात, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी की चीज कोई यूपी में बेची जा रही है, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली यूपी गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि हमेशा ये वाला टैक्स स्टेट कलेक्ट करती है। पहले क्या होता था, पहले बहुत कंफ्यूजन थी बिकॉज देयर वर कपल ऑफ टैक्सेस। ये आए जीएसटी आया है 2017 में, दैट इज 2017 में आया है। पहले बहुत तरह के टैक्स होते थे। पहले आप कुछ दे रहे हो, आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, पहले कुछ दे रहे हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो बहुत हौच पौच था। और एक ही आइटम पे 2 3 4 बार टैक्स लग के आ रहा है। तो एक सिंपल सा वो बनाने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द 107 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक देयर आर लाइक 196, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें से 107 कंट्रीज ऑलरेडी जीएसटी फॉलो करते हैं, क्योंकि सिंपलर सिस्टम होता है ये। तो ऑलरेडी लोग फॉलो कर रहे थे। एंड क्यों फॉलो कर रहे थे? ताकि मल्टीप्लिसिटी बार बार टैक्स की ना हो, कि एक बार एक चीज पे टैक्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल, हम केक का एग्जांपल लेते हैं कि आटे पे टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर ब्रेड पे टैक्स लगा, फिर ब्रेड का कुछ और आइटम बनाई उस पे टैक्स लगा, तो फाइनल कंज्यूमर 3 4 बार टैक्स दे रहा है। उस चीज को हटाने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है टैक्स, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। तो आप एक सिंपल चीज कर ली, आपको वो सब समझने की अब प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्टेट है, स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर समझ लो टैक्स 12% है, ठीक है, तो 6% तो स्टेट खुद रख लेगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो कुछ लेगी ना। तो ये है, अगर कोई चीज यूपी में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो यूपी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी 12% और वो 6% अपने पास रख के 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। बट अगर कोई चीज यूपी में मैन्युफैक्चर हो रही है और बिहार में बिक रही है, ठीक है, इट इज सेलिंग इन बिहार, तो करेगा, एनी गेसेस? Was I audible? Can you just repeat your question? Your voice I'm lag. asking, this is UP and this is Bihar, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, यहाँ पे बिक रही है, who is collecting the tax? The Bihar government? Yes. Why? Because I just said कि it is destination based tax. जहाँ पे चीज बिक रही है हमेशा वहीं पे टैक्स लगेगा। पर अब बिहार गवर्नमेंट का ही राइट है उस 12% के ऊपर? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। GST हाँ, or I'm only हाँ जी, 6%. हाँ, नहीं, यहाँ यहाँ ये concept नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक ही स्टेट की बात थी, तो 6% आ रहा था। यहाँ बिहार का रेट नहीं है, क्योंकि भाई यूपी तो निकल जाएगा। यूपी में किसी ने इतनी मेहनत की, यूपी वाले कह रहे हैं हमारे लोग आ रहे हैं इतने एंटरप्रेन्योर्स, हमारे को क्या फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्टर है और कुछ नहीं। बिहार गवर्नमेंट सारा का सारा अपना टैक्स दे देगी जीएसटी काउंसिल को, ये जो है Okay, ma'am. सेंटर को, ठीक है, पूरे 12%। अब ये 12% में से जीएसटी काउंसिल सेंटर का डिसीजन है, बिहार को 1% दे, 2% दे, 12% दे। बिहार की डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हो गई, नहीं चाहिए उसको, तो 1% दे देगी। अगर बिहार की गवर्नमेंट बहुत ही जरूरत है तो उसको 12% भी दे देगी। तो ये पूरा पूरा जो भी है, इसमें 6 ऐसे 50% डिविजन नहीं होता। इसमें होता है कि नीड बेसिस पे, अगर साउथ के मतलब दिस इज एक्चुअली वन वो दैट the people in southern India have,
कि हम लोग इतने स्मार्ट होते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, चीजें बनाते हैं, और सारा बिकॉज नॉर्थ इंडिया में पॉवर्टी है और ये है वो है, तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है, नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स में बांट देती है सारे जितना भी जीएसटी कलेक्ट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी प्रेरोगेटिव हो वो जीएसटी काउंसिल का है, कहीं भी बांटे कितना भी बांटे, ठीक है। जब इंटर स्टेट की बात आती है, जब इंट्रा स्टेट की बात आती है, तो उसको हाफ 50-50 मिलेगा। ऑलराइट, Okay, ma'am. तो ये आपका इससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जनरली करंट में से ये आएंगे, एंड स्टैट मतलब पैसेज के साथ जो स्टैटिक होते हैं वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। Ma'am, a question. हाँ जी, How long will this class be? I think it's just 10 minutes more. All So right. I will Okay. try to, yeah, I'll try to please, मतलब I know there's like a lot of influx of information, तो थोड़ा सा ही रहता है, Okay. but ओके। तो अब अभी अगर आपने सुना